Namaste. I am Advocate B.R. Bornath. I am going to start my today's lecture. The topic of today's lecture is levy of charges of the society, that is of Cooperative Housing Society Limited. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अलग अलग तरह के जो चार्जेस लगाए जाते हैं फ्लैट ओनर्स के ऊपर, जो लोग फ्लैट्स ओन करते हैं या दूसरा भी कोई यूनिट है, फ्लैट्स के अलावा भी समझो किसी का कमर्शियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट है या शॉप वगैरह है, ये जो यूनिट होल्डर्स को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोई जगह सिर्फ कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल बेसिस पे यूनिट्स रहते हैं, वहाँ प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। वो सोसाइटी प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि अभी हाउसिंग सोसाइटी के डेफिनेशन में ये सब टाइप की सोसाइटीज़ आ जाती है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ है या कमर्शियल प्रीमाइसेस की जो प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वहाँ की इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ है जहाँ सोसाइटी की तरफ से जो यूनिट होल्डर्स है वो यूनिट होल्डर्स को अलग अलग तरह की सेवा सुविधाएं, फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ऐसे सोसाइटी में जो यूनिट होल्डर्स है, ये जो अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है वो दूसरा कोई लीगल एक्सपेंसेस वगैरह रहता है, ये सब सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस टू मीट दोज एक्सपेंसेस, कोई खर्चे करने के लिए ये जो यूनिट होल्डर्स है, यूनिट होल्डर से पैसा कलेक्ट करना सोसाइटी के लिए अनिवार्य रहता है। और उसके लिए ये जो चार्जेस है सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चार्जेस मेंबर्स से कलेक्ट करती है। ये चार्जेस कैसा भी कलेक्ट करके नहीं चलेगा, उसके लिए बायलॉज में स्पेसिफिक प्रोविजंस है। वो प्रोविजन के बेसिस पे सोसाइटी चार्जेस चार्ज कर सकती है, और वो चार्जेस मेंबर्स को लेवी करके, चार्ज करके, जो बिल्स मेंबर्स को जो इशू हो जाते हैं, कोई सोसाइटीज़ में मंथली बिल्स इशू हो जाते हैं, कोई सोसाइटीज़ में क्वार्टरली बिल्स इशू किए जाते हैं, कोई सोसाइटीज़ में हाफ ईयरली बिल इशू किए जाते हैं, और कुछ सोसाइटी ऐसी भी है कि साल का पैसा एक साथ कलेक्ट करती है, जहाँ एनुअल बिल साल के बिगिनिंग में ही उनको इशू किया जाता है। तो जो भी बिल्स मेंबर्स के ऊपर रेज किए जाते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें जो मेंबर्स के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं, वो चार्जेस का बेसिस जो है दैट मस्ट बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज में जो प्रोविजंस दिया है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। अभी पहले हम देखते हैं कि जो सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर जो चार्जेस लगा सकती है, कौन कौन से हेड्स के अंडर ये मेंबर्स को चार्जेस लगा सकती है और मेंबर्स से चार्जेस कलेक्ट कर सकती है बिल्स में चार्ज करके। उसके लिए कुछ हेड्स है, वो हेड्स के अंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है मेंबर्स के ऊपर चार्जेस लगाती है। ये कौन कौन से हेड्स है जो जिसके बेसिस पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स को चार्जेस लगा सकती है, ये बायलॉ नंबर 64 में दिया है। अभी जो प्रिवेलिंग बायलॉज है वो बायलॉज में बायलॉ नंबर 64 में ये जो कंट्रीब्यूशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उसके जो हेड्स है खास करके वो हेड्स बायलॉ नंबर 64 में दिए हुए। कौन कौन से हेड्स है? अंडर विच हेड्स द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन कलेक्ट द चार्जेस फ्रॉम यूनिट होल्डर्स। मैं अभी यूनिट होल्डर्स बोल रहा हूँ, मेंबर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई सोसाइटी में क्या होता है, यूनिट नाम पे है लेकिन उसको सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं दी जाती है या वो नहीं लेता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मेंबर नहीं करके उसने सोसाइटी को चार्जेस नहीं देने का है। वो यूनिट होल्ड करता है तो उसकी वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोसाइटी बिल्स रेज करेगी उसको पेमेंट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। कोई ऐसा इसका डिफेंस नहीं ले सकता है कि मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरे नाम पे मेंबरशिप नहीं हो गई है तो मैं चार्जेस क्यों भरूँ, ये चलेगा नहीं। आपका यूनिट सोसाइटी में है, सोसाइटी के तरफ से प्रोवाइड करने वाली जो सर्विसेज, फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, ये सब चीज़ें आप अवेल कर रहे हो, सोसाइटी को खर्चे बाकी के भी करने पड़ते हैं। तो जो यूनिट होल्डर है, हर एक यूनिट होल्डर को सोसाइटी के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और बाकायदा ऑफिशियली सोसाइटी हर मेंबर के ऊपर
जो जैसा डिसाइड हो गया है सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग में, उसके बेसिस पे बिल्स रेज करती है। मंथली है या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, ईयरली है। मोस्ट जो पॉपुलर मोड्स है बिल्स रेज करने के, वो है मंथली या क्वार्टरली। तो अभी हम देखेंगे जो बिल्स रेज किए जाते हैं, बिल्स में जो हेड्स सोसाइटी लगा सकती है, अंडर विच हेड्स द सोसाइटी कैन लेवी द चार्जेस टू द यूनिट होल्डर्स। उसमें पहला है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोकल अथॉरिटी आपकी रहती है, म्यूनिसिपल टैक्स बोलते हैं हम लोग, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है। दूसरा जो है वो वाटर चार्जेस हेडिंग है, जो सोसाइटी की तरफ से मेंबर्स को पानी दिया जाता है लोकल बॉडी से लेके, या कभी पानी का प्रॉब्लम है तो टैंकर से लेके। ये जो वाटर चार्जेस है, ये वाटर चार्जेस भी एक हेड है जो बिल में शो करके उसके अंडर सोसाइटी मेंबर से चार्जेस कलेक्ट कर सके। तीसरा जो है कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। चौथा जो है कंट्रीब्यूशन टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड। फिफ्थ जो है एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट और लिफ्ट्स। सिक्स्थ है कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड। सेवेंथ है सर्विस चार्जेस। एट्थ है कार पार्किंग चार्जेस। नाइन्थ है इंटरेस्ट ऑन द डिफॉल्टेड चार्जेस, जिसको इंटरेस्ट डिले पेमेंट के ऊपर लगाया जाता है। टेंथ है रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट, ये रेयरली अपने को मिलेगा। 11th है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। 12th है इंश्योरेंस चार्जेस। 13th है लीज रेंट। 14th नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। 15th है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। 16th इलेक्शन फंड और 17th है एनी अदर चार्जेस। ऐसे बायलॉ नंबर 64 में ये 17 हेड्स दिए, 17 हेड्स दिए। इसमें से जो एप्लीकेबल है वो हेड्स के अंडर बिल में सोसाइटी चार्जेस लेवी कर सकती है, वो मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। मेंबर से कलेक्ट करके सोसाइटी का जो खर्चा जो है वो सोसाइटी चलाएगी। तो बायलॉ नंबर 64 ये जो है वो इट प्रोवाइड्स फॉर द हेड्स ऑफ द चार्जेस अंडर विच द सोसाइटी कैन लेवी द चार्जेस और कलेक्ट द चार्जेस फ्रॉम द यूनिट होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। 7 नंबर का आइटम था। 7 नंबर का उसमें जो आइटम था बायलॉ नंबर 64 में, वो था सर्विस चार्जेस के बारे में। और ख़ास करके सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें सर्विस चार्जेस को काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सर्विस चार्जेस जो है डे टू डे सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस है वो सर्विस चार्जेस में से ही कलेक्ट करके पे किए जाते हैं। तो ये सर्विस चार्जेस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट बिल में वही रहता है सर्विस चार्जेस का। तो सर्विस चार्जेस का जो हेड है वो सर्विस चार्जेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं या कौन कौन से आइटम्स आते हैं, उसका लिस्ट जो है वो बायलॉ नंबर 65 में दिया है। तो बायलॉ नंबर 65 प्रोवाइड्स द सर्विस चार्जेस ऑफ द सोसाइटी रेफर्ड टू एट बायलॉ नंबर 64(7). तो इसमें जो सर्विस चार्जेस में जो घटक आएंगे, जो कंपोनेंट्स आएंगे, जो एक्सपेंसेस आएंगे, वो कौन कौन से है। उसमें पहला है सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ, लिफ्टमैन, वॉचमैन, माड़ीज एंड एनी अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो भी एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है उनको जो मंथली सैलरी दी जाएगी, ये मंथली सैलरी आपके सर्विस चार्जेस के हेड के अंडर आएगी। दूसरा है उसमें वेयर द सोसाइटी हैज़ इंडिपेंडेंट ऑफिस, द प्रॉपर्टी टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस एट्सेट्रा फॉर द सेम। अगर आपकी सोसाइटी में सोसाइटी का अलग से ऑफिस है तो ऑफिस का जो प्रॉपर्टी टैक्स रहेगा, वो ऑफिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ऑफिस को समझो वाटर का कनेक्शन दिया है तो वो वाटर चार्जेस, ये सब जो चार्जेस मतलब ऑफिस के ऊपर जो भी ऑफिस का जो जगह है उसके ऊपर जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं वो सब सर्विस चार्जेस में कंसीडर किए जाएंगे। आगे है तीसरा वाला प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड पोस्टेज। सोसाइटी में जो प्रिंटिंग के लिए खर्चा होता है, स्टेशनरी के लिए खर्चा होता है या पोस्टेजेस के लिए खर्चा होता है, ये खर्चे भी सर्विस चार्जेस में इंक्लूड किए जाएंगे। आगे है ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस चार्जेस टू द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द सोसाइटी। मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस
में जाना पड़ता है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस को जाना पड़ता है, या लॉयर के ऑफिस को जाना पड़ेगा, जिधर भी जाने का है, तो उसके लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस चार्जेस, उसमें स्टाफ अगर जा रहा है, स्टाफ खर्चा कर रहे हैं, तो वो स्टाफ को दिए जाएंगे, या कमेटी मेंबर्स कोई इसके लिए खर्चा कर रहे हैं तो कमेटी मेंबर्स को दिए जाएंगे। जो ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस चार्जेस टू द स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ द सोसाइटी, ये भी सर्विस चार्जेस के हेड के अंडर आता है। आगे है सिटिंग फीस पेड टू द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ द सोसाइटी। ये थोड़ा सा पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे कि कमेटी के मेंबर्स है उनको सिटिंग फीस अगर पेड की जाती है तो भी वो भी सर्विस चार्जेस में आएंगे। अभी सिटिंग फी मतलब वो मीटिंग अटेंड करते हैं, हाँ, तो उसके लिए उनको कुछ समझो ऐसा फीस डिसाइड हो गया है तो सिटिंग फी। देखो जनरली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हमने देखा है कि कमेटी मेंबर्स है वो कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। फिर भी बायलॉज में ये प्रोविज़न है उनको सिटिंग फीस दी जा सकती है, और उसके लिए अगर कोई सोसाइटी दे रही है तो उसको सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। हालांकि कोई सोसाइटी में नहीं दिया जाता है और कोई कमेटी वाला भी वो लेना प्रेफर नहीं करता है, लेकिन प्रोविज़न बायलॉज में है तो हो सकता है उसको सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। आगे सब्सक्रिप्शन टू द एजुकेशन फंड ऑफ द महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लिमिटेड। तो कभी कभी क्या है कि अगर आप आपके सोसाइटी में एजुकेशन ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अरेंज नहीं कर रहे हैं तो एजुकेशन ट्रेनिंग फंड का पैसा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ को दिया जाता है। तो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड अभी तो सोसाइटी में ही सब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेशंस जो है, सेमिनार्स वगैरह या फंक्शन है वो अरेंज करने का है मेंबर्स को, स्टाफ को या कमेटी मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। पहले क्या होता था कि पहले महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ को ये सब एजुकेशन ट्रेनिंग फंड साल में जो कलेक्ट होता है वो साल के एंड में भेजना पड़ता था। तो ऐसा समझो कोई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन मतलब महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ को अगर दिया जा रहा है तो वो मतलब उसके बिहाफ पे कलेक्ट किया जा रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो सर्विस चार्ज हेड के अंदर आ जाएगा। आगे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन एंड एनी अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन टू विच द सोसाइटी इज एफिलिएटेड। आपके सोसाइटी को हाउसिंग फेडरेशन या दूसरा कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, उसका मेंबरशिप लेना पड़ता है, लेना एडवाइजेबल है। तो ये मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो उनका वो जो फेडरेशन या इंस्टीट्यूशंस है उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है। वो एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको भी सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। आगे एंट्रेंस फीस फॉर एफिलिएशन टू द हाउसिंग फेडरेशन एंड एनी अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब मेंबरशिप लेते टाइम ये कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है दूसरी कोई, उसका अगर आप जब मेंबरशिप लेते हो तो मेंबरशिप के टाइम आपसे एंट्रेंस फी ली जाती है। वो एंट्रेंस फी आप जो पे कर रहे हैं हाउसिंग फेडरेशन या टू और एनी अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, वो एंट्रेंस फीस भी जो है आपका खर्चा आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। आगे ऑडिट फीस फॉर इंटरनल, स्टैट्यूटरी एंड री ऑडिट इफ एनी, मतलब अगर आप इंटरनल ऑडिट का प्रैक्टिस आप सोसाइटी में आप फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट के लिए जो खर्चा आएगा, इंटरनल ऑडिटर का एक्सपेंसेस वगैरह जो आएगा, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, वो तो करना ही पड़ता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो खर्चे, अगर री ऑडिट आप प्रेफर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पहले वाले ऑडिट में कुछ खामियां थी, वो ऑडिट्स बराबर नहीं हो पाए, तो री ऑडिट का आप डिमांड कर सकते रजिस्ट्रार के पास से। तो री ऑडिट अगर आपने प्रेफर किया है तो री ऑडिट के लिए जो आने वाला खर्चा है सोसाइटी की तरफ से, तो वो जो खर्चे है मतलब ऑडिट पर्पज़ के लिए इंटरनल रहेगा, स्टैट्यूट रहेगा, री ऑडिट रहेगा, ये ऑडिट के लिए जो सोसाइटी एक्सपेंसेस इनकर कर रही है वो भी सर्विस चार्जेस में ही कंसीडर किए जाते हैं। आगे है एक्सपेंसेस इनकर्ड एट मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी, द कमिटी एंड द सब कमिटी इफ एनी, मतलब सोसाइटी में जो भी मीटिंग्स हो जाएगी, एक तो जनरल बॉडी मीटिंग होती है मतलब वो मेंबर्स की मीटिंग होती है, नहीं तो कमेटी की मीटिंग हो जाएगी मैनेजिंग कमेटी की, या अगर आपने कोई सब कमिटीज़ कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने अपॉइंट की है सब कमेटी, तो सब कमेटी की भी मीटिंग हो सकती है।
तो जो भी मीटिंग्स के ऊपर आपके खर्चे हो रहे हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, तो वो सब मीटिंग के खर्चे जो है वो भी सर्विस चार्जेस में कंसीडर किए जाएंगे। उसके अलावा रिटेनर फीस, लीगल चार्जेस, स्टैट्यूटरी इंक्वायरी फीस वगैरह, समझो आपने रिटेनर बेसिस पे किसी एडवोकेट को अपॉइंट किया आपके सोसाइटी ने, या किसी कोई चार्टर अकाउंटेंट है या कोई आर्किटेक्ट है, रिटेनर बेसिस पे सोसाइटी को टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए करके अगर अपॉइंट किया है उसको रिटेनर फीस जो है मंथली या एनुअली जो भी रहेगी। फिर लीगल चार्जेस, मतलब रिटेनर बेसिस पे आपने एडवोकेट अपॉइंट किया, उसके अलावा समझो कोई आपके कोऑपरेटिव केसेस कोर्ट में या रजिस्ट्रार के पास या दूसरे कोई कोर्ट में अगर आपके केसेस होते हैं तो केसेस का खर्चा अलग आता है, तो उसके लिए लीगल चार्जेस आपको अलग से खर्चा करना पड़ते हैं, वो भी लीगल चार्जेस। और आपके सोसाइटी की तरफ से समझो कोई इंक्वायरी इनिशिएट की है, पहले वाले मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या ऑफिस बेयरर्स ने कुछ घपले किए हैं, उसके बारे में अगर इंक्वायरी अपने इनिशिएट की है सोसाइटी की तरफ से, तो वो जो इंक्वायरी का फीस है ये सब सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। दैट इज रिटेनर फीस, लीगल चार्जेस एंड स्टैट्यूटरी इंक्वायरी फीस सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। आगे है कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सोसाइटी को देखो, जो कॉमन आपके फ्लैट में जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो आपकी प्राइवेट है, लेकिन सोसाइटी के कॉमन पैसेज में लॉबी है, आपका पैसेज है या सोसाइटी का कंपाउंड है, जहाँ जहाँ सोसाइटी की कॉमन प्लेस है वो कॉमन प्लेस में जो इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट किया है उसका अलग से मीटर्स वगैरह रहते हैं। तो ये जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो खर्चे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सोसाइटी को पे करने पड़ते हैं, वो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो भी सर्विस चार्जेस में ही कंसीडर किए जाते हैं। लास्ट है एनी अदर चार्जेस अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी एट इट्स मीटिंग। However, such charges should not contradict the provisions of the Act, rules and bylaws of the society. दूसरे कोई भी ऐसे समझो कॉमन नेचर के खर्चे हैं जो सब मेंबर्स के ऊपर वो अपॉर्शन करने चाहिए, ऐसे कोई भी खर्चे जो है जनरल बॉडी मीटिंग के अप्रूवल से अगर आप चार्ज कर रहे हो, लेवी कर रहे हो और वो कॉमन नेचर के खर्चे है, तो वो खर्चों को भी सर्विस चार्जेस में कंसीडर किया जाएगा। हालांकि ये जो चार्जेस है जनरल बॉडी में आप डिसाइड करेंगे, दे शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज, मतलब वो एक्ट, रूल्स और बायलॉज के हिसाब से होने चाहिए, उसके कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होने चाहिए। तो ये जो लिस्ट था वो सर्विस चार्जेस में कौन कौन से आइटम्स आते उसका ये लिस्ट था, एज गिवन अंडर बायलॉ नंबर 65। ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट देने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यही खर्चे ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में और ये खर्चों के ऊपर डिस्प्यूट काफ़ी होता है। कोई सोसाइटी में बोलते नहीं स्क्वायर फीट बेसिस पे चार्ज करो, कोई सोसाइटी में होता है कि नहीं वो इक्वली चार्ज करो। तो ये मैटर जो है सर्विस चार्जेस कौन से बेसिस पे चार्ज करने का, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में उसको वर्डिक्ट दिया कि ये कॉमन एक्सपेंसेस है, कॉमन नेचर के एक्सपेंसेस है। तो कॉमन नेचर के एक्सपेंसेस में कौन कितना यूज़ कर रहा है वो कोई मतलब उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है। तो वो कॉमन नेचर के है तो वो सब यूनिट होल्डर्स को उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन खर्चे है। आप कितना बड़ा फ्लैट यूज़ कर रहे हो या कितना छोटा यूज़ कर रहे हो उसका कॉमन एक्सपेंसेस से कुछ लेना देना है नहीं, वो सब लोग अपने अपनी तरह से यूज़ कर रहे। कोई फैमिली में ऐसा होता है कि मेंबर्स ज़्यादा होंगे लेकिन उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम रहेगी करके छोटा फ्लैट लेते। कोई सोसाइटी में कोई फैमिली में मेंबर्स कम होते हैं लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, वो बड़ा फ्लैट लेंगे। तो छोटा और बड़ा फ्लैट और ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स उसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं रहता है। इसीलिए कॉमन एक्सपेंसेस जो भी है वो जो सर्विस चार्जेस ये हेड के अंडर आती है, वो मतलब कोर्ट मैटर्स हो के सुप्रीम कोर्ट में जाके मैटर आया है और वो एक बेसिस कंसिडर किया है कि वह ये चार्जेस को ऐसा कुछ हम मेंबर या एरिया वाइज अपॉर्शन नहीं कर सकते, तो इसको इक्वली शेयर करना चाहिए। तो जो भी आपको ये कॉमन खर्चे आते हैं सर्विस चार्जेस का जो भी अमाउंट आएगा वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज नंबर ऑफ फ्लैट्स, ऐसा आपको सबको मतलब वो सबको इक्वल आता है, छोटा रहे बड़ा रहे वो सबको इक्वल आता है सर्विस चार्जेस का। तो हम अभी आगे जो है उसमें देख रहे हैं कि ये जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो चार्जेस का बेसिस क्या है, एग्जैक्टली जो बिल में चार्जेस लगाए जाते हैं वो कौन से बेसिस पे लगाए जाते हैं। ठीक है,
तो उसमें देखो ये बायलॉ नंबर 66 में सब दिया है। बायलॉ नंबर 66A जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बायलॉ है। उसमें ये बेसिस फॉर चार्जिंग द चार्जेस, ये अलग अलग चार्जेस हमने देखा। बायलॉ नंबर 64 में जो लिस्ट दिया है वो अलग अलग चार्जेस का है, और 65 में सर्विस चार्जेस में कौन से आइटम आते हैं वो दिया है। अभी हम 66 बायलॉ में क्या देख रहे हैं कि बिल में जो चार्जेस लगाए जाएंगे उसका बेसिस क्या है, कौन से चार्जेस इक्वल लगाए जाएंगे, कौन से चार्जेस स्क्वायर फीट बेसिस पे लगाए जाएंगे, ये सब बायलॉ नंबर 66A में दिया है। उसमें पहला आता है प्रॉपर्टी टैक्स। देखो प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट क्या रहेगा वो सोसाइटी को डिसाइड करने का राइट नहीं। वो जो आपकी लोकल बॉडी है, लोकल अथॉरिटी जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, ये जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स से चार्ज करती है, और उनका एक असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट बेसिस पे वो प्रॉपर्टी चार्जेज जो चार्ज करती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का बेसिस क्या है? एज फिक्स्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी हर यूनिट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स करती है। उसका जो लोकल अथॉरिटी ने लगाया प्रॉपर्टी टैक्स वही सोसाइटी बिल में लगा सकती है। ये भी कभी लगाएगी जब भी प्रॉपर्टी टैक्स का एक कॉमन बिल आ रहा है, लैंड का कन्वेंस नहीं हो है तो लैंड ओनर या बिल्डर के नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है। अगर कन्वेंस हो गया तो सोसाइटी के नाम पे आएगा। लेकिन एक कॉमन बिल जब आता है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो बिल के साथ एक एनेक्सर रहता है। वो एनेक्सर में ये फ्लैट वाइज या यूनिट वाइज आपका प्रॉपर्टी टैक्स क्या है वो दिया जाता है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको बिल में लगाने का है, सोसाइटी के बिल में लगाने का है। उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स किसी यूनिट होल्डर को लगा नहीं सकते। तो प्रॉपर्टी टैक्स का बेसिस है एज फिक्स्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। अभी समझो कोई कोई सोसाइटी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है इंडिविजुअल आता है, हर एक यूनिट का अलग बिल आता है। तो वो केस में वो यूनिट होल्डर का जिम्मेदारी, उसके नाम पे उसके यूनिट के लिए अलग से बिल निकल रहा है, तो वो यूनिट होल्डर का जिम्मेदारी है। तो यूनिट होल्डर का जिम्मेदारी जो है उसके बेसिस पे वो यूनिट होल्डर ने जाके भरने का है। तो ये सोसाइटी के बिल में फिर वो नहीं आएगा। आगे का आइटम जो है वो वाटर चार्जेस का है। वाटर चार्जेस का बेसिस क्या है चार्ज करने का बिल में? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर एंड साइज ऑफ इनलेट्स प्रोवाइडेड इन ईच फ्लैट। ईच फ्लैट है ईच यूनिट, हर यूनिट में, हर फ्लैट में कितने इनलेट्स प्रोवाइड किए और उसका साइज क्या है। इनलेट्स मतलब जो ओवरहेड टैंक से जो पानी दिया गया है, वो खास करके बाथरूम में एक एक इनलेट रहता है, किचन में एक इनलेट रहेगा। ऐसे इनलेट्स कितने दिए, साइज जो रहता है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर के हिसाब के समझो आधा डायमीटर का मोस्टली रहता है, तो आधा डायमीटर के हिसाब से जितने भी इनलेट्स आपने दिए हैं उसका इनलेट्स कितने दिए हैं और उसका साइज क्या है, उसके बेसिस पे हर फ्लैट को, हर यूनिट को वाटर चार्जेज है वो चार्ज किए जाएंगे। आगे अभी ये जो है इनलेट्स या उसका ये जो ये कितना है साइज, ये जो बिल्डर से भी आपको मिल सकता है, या आपकी सोसाइटी भी किसी प्लम्बर को अपॉइंट करके वो प्लम्बर से भी वो सर्वे करा कि उसका एक इन्वेंटरी बना के रख सकती है, और वो उसके बेसिस पे वो चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जो भी बिल आ रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनलेट्स करो, साइज तो सेम रहता है करीब करीब, और नंबर ऑफ इनलेट्स से टोटल नंबर ऑफ इनलेट से डिवाइड करेंगे तो पर इनलेट आएगा। तो किसी फ्लैट में समझो 2 इनलेट्स दिए तो इंटू 2 करोड़, किसी में 3 दिए तो इंटू 3 करोड़, ऐसा ये बेसिस रख के ये वाटर चार्जेस लगाए जाएंगे। आगे जो है एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी, बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑफ द सोसाइटी, ये आता है रिपेयर फंड। खास करके ये रिपेयर फंड हमने देखा था फंड्स में। तो ये रिपेयर फंड जो है वो एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑफ द सोसाइटी, उसका जो रेट है ये रिपेयर फंड जो है वो चार्ज किया जाता है एट द रेट फिक्स्ड एट जनरल बॉडी मीटिंग, subject to the minimum of 0.75% per annum of the construction cost of each flat और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ नॉर्मल रिकरिंग रिपेयर्स। ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड का जो पैसा निकाला जाएगा वो जो है वो नॉर्मल और रिकरिंग नेचर का जो रिपेयर्स है उसके लिए खर्चा किया जाता है। और उसका बेसिस क्या है कि हर फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, मतलब पर स्क्वायर फीट इनटू एरिया ऑफ योर फ्लैट, वो बिल्टअप एरिया पकड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी का एरिया के लिए भी खर्चा होता है तो बिल्टअप के हिसाब से कैसे किया जाएगा।
वो जो आएगा उसको 0.75% वर्कआउट करने का, ये पर एनम हो गया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हर महीने का आएगा। तो बिल मंथली है तो हर महीने का लगाओ हर बिल में, बिल क्वार्टरली है तो इंटू 3 करो क्योंकि 3 महीने में एक बिल आएगा, अगर हाफ ईयरली बिल निकला है तो उसको इंटू 6 करो, और एनुअली है तो पर एनम का जो आ रहा है वो लगाओ। ये है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड के बारे में। तो देखो, एट फिक्स बाय जनरल बॉडी मीटिंग सब्जेक्ट टू द मिनिमम, मतलब जनरल बॉडी ज़्यादा भी डिसाइड कर सकती है। ये जो 0.75% पर एनम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, ये जो रेट दिया है ये मिनिमम है, आपकी जो जनरल बॉडी है उससे ज़्यादा फिक्स कर सकती है। जनरल बॉडी का अप्रूवल रहेगा तो वो चार्ज करके वो मेंबरशिप रिकवर किया जा सकता है। आगे का जो है एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट। आपके सोसाइटी में लिफ्ट या लिफ्ट्स है तो यहाँ देखो एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट, और उसका अलग है इसलिए लिफ्ट सिंगुलर यूज़ किया है, ध्यान में रखिए, इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट। रिपेयर मेंटेनेंस और जो चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस रहेगा, या लिफ्टमैन आपने रखा है लिफ्ट में वो रनिंग का खर्चा आएगा, या एएमसी का उसका खर्चा भी आएगा इसमें, रनिंग ऑफ लिफ्ट में या रिपेयर मेंटेनेंस में आएगा। तो इसका बेसिस जो है वो है इक्वल, ये जो रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट, ये शेयरिंग कैसा करने का या चार्ज कैसा करने मेंबर के ऊपर, इक्वली बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द बिल्डिंग इन विच लिफ्ट इज प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे यूज द लिफ्ट और नॉट। मतलब ये जो बिल्डिंग को लिफ्ट, जो बिल्डिंग का लिफ्ट का एक्सपेंसेस है वो बिल्डिंग के सब मेंबर्स यानी फ्लैट ओनर्स ने उसको इक्वली शेयर करने का है, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। भले वो लिफ्ट यूज़ करते हैं या नहीं करते उसका उससे कुछ लेना देना है नहीं, आपके बिल्डिंग को लिफ्ट प्रोवाइड की है आज नहीं, मतलब कोई पर्पज़ के लिए तो आप यूज़ करते हो, कोई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर रहता है, ग्राउंड फ्लोर है बोलते हैं हम लिफ्ट काय को यूज़ करें, लेकिन कभी आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ता है किसी से मिलने के लिए, टेरेस पे जाते हैं कोई पर्पज़ के लिए, तो आपको ऐसा कोई आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। अगर भले आप यूज़ करो या नहीं करो आपको वो लिफ्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो लिफ्ट के ऊपर जो खर्चा टोटल आ रहा है या रिपेयर मेंटेनेंस या रनिंग का, तो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन दैट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को लिफ्ट प्रोवाइड की है उसका खर्चा वो बिल्डिंग के मेंबर्स ने या फ्लैट ओनर्स ने इक्वली शेयर करने का है। आगे है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड जो है उसके बारे में वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड का फॉर्मूला था करीब करीब वैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड में 0.75% था, सिंकिंग फंड में वो 0.25% है। ये भी मिनिमम है, मिनिमम फॉर्मूला करीब से फक्त सिर्फ ये जो परसेंटेज का फ़र्क है वो है। तो सिंकिंग फंड जो है बायोलॉज में क्या दिया, एज प्रोवाइडेड अंडर बायोलॉ नंबर 13C ऐसा दिया है। तो 13C बायो में सिंकिंग फंड के बारे में प्रोविजन वो क्या है, at the rate fixed at the general body from time to time subject to the minimum of 0.25% per annum of the construction cost of each flat। मतलब रिपेयर मेंटेनेंस फंड का और सिंकिंग फंड का जो एक फार्मूला है वो फार्मूला करीब करीब सेम है, सिर्फ परसेंटेज का फर्क है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 0.75% पर एनम है और सिंकिंग फंड के लिए 0.25% पर एनम है। आगे है सर्विस चार्जेस, जो आपने अभी देखा था 65 में सर्विस चार्जेस का पूरा लिस्ट देखा था, 64(7) में सिर्फ सर्विस चार्जेस करके मेंशन किया और 65 में पूरा लिस्ट दिया है। ये सर्विस चार्जेस जो है शेयर करने का है या मेंबर्स ने देने का है, तो इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स और यूनिट्स, मतलब जो भी सर्विस चार्जेस के लिए आपके खर्चे और उसका टोटल करके वो टोटल सब मेंबर्स में इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। तो जो भी खर्चे आएंगे उसको नंबर ऑफ फ्लैट्स या नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो तो सबको वो इक्वल जाएगा। तो सर्विस चार्जेस इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स यूनिट्स, मतलब एक समझ जाइए कि जो सोसाइटी में ये जो मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस हेड के भी नाम पे कोई बिल में बहुत सारी सोसाइटी लेती है, तो वो मेंटेनेंस चार्जेस है। सर्विस चार्जेस जो है जो सोसाइटीज़ एरिया बेसिस पे ले रही है, स्क्वायर फीट बेसिस पे ले रही है, वो गलतियाँ कर रही है, वो स्क्वायर फीट बेसिस पे
भले जनरल बॉडी भी इसके अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकती, आपके बायोलॉजी में क्लियर कट दिया है तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरल बॉडी में कुछ दूसरा कोई रिजोल्यूशन पास करके वो स्क्वायर फीट बेसिस पे वगैरह ऐसा नहीं चार्ज किया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। तो स्ट्रिक्टली सर्विस चार्ज के ऊपर काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, कोर्ट तक मैटर जाके आए, फिर भी कोई कोई सोसाइटी में ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सर्विस चार्जेज जो है, सर्विस चार्जेस सब मेंबर्स, सब यूनिट होल्डर्स ने इक्वली शेयर करने का है। तो सर्विस चार्जेस है इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स और यूनिट्स होना चाहिए और वो बिल में ऐड करना चाहिए। जो सोसाइटी में फॉलो नहीं किया जाएगा, वो सोसाइटी कोई मेंबर अगर पैसा नहीं पे कराए तो उनके रिकवरी के मैटर्स रजिस्ट्रार या कोर्ट रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका बेसिस बराबर नहीं, वो बराबर सही करके हमारे पास आओ। आगे जो है पार्किंग चार्जेस। देखो पार्किंग चार्जेस में आपके जनरल बॉडी मीटिंग में जो पार्किंग चार्जेस डिसाइड किए जाएंगे उसके बेसिस पे जिसकी गाड़ी है और जिसके ऊपर पार्किंग चार्जेस लगाए जानी चाहिए वो जनरल बॉडी के रिजोल्यूशन के बेसिस पे लगाए जाएंगे। मतलब 4 व्हीलर के लिए ज़्यादा रहते, 2 व्हीलर के लिए कम रहते। समझो पहला गाड़ी है, एक फर्स्ट व्हीकल के लिए कम लगाते, समझो दूसरा व्हीकल है उसका और सोसाइटी ने जगह अलॉट किया है तो उसको ज़्यादा लगाते। जो भी आपकी जनरल बॉडी डिसाइड करेंगी वो हिसाब से ये जो पार्किंग चार्जेस है वो बिल में लगाए जाएंगे। आगे है इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ चार्जेस। मतलब आपके सोसाइटी का जो बिल निकलता है वो बिल में ये चार्जेस लगाए जाएंगे और वो बिल का डेट एक रहता है और उसका ड्यू डेट एक रहता है। तो हर यूनिट होल्डर ने जो पेमेंट करने का है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करने का है। ड्यू डेट होके गया तो आपका पेमेंट जो है वो डिले में कंसीडर किया जाएगा और आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए देखो ये जो चार्जेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो चार्जेस जो है उसके बारे में जनरल बॉडी मीटिंग में आपके रिजोल्यूशंस पास करने चाहिए। सोसाइटी ने बायोलॉज में दिया करके डायरेक्ट उठा के वैसा नहीं लगाया जा सकता है, स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, क्योंकि बायोलॉज में फिक्स ऐसे नहीं, देखो मिनिमम मैक्सिमम ऐसा दिया हुआ है। तो क्या होता है कि आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, ये मिनिमम मैक्सिमम में अटकते नहीं बैठने का। अभी देखो इंटरेस्ट क्या बारे में भी कैसे है, देखो इंटरेस्ट डिलेड के ऊपर पेमेंट के ऊपर चार्ज करने का उसका बेसिस क्या है, एट द रेट फिक्स्ड अंडर द बायलॉ नंबर 70 टू बी, बायलॉ नंबर 70 में मैक्सिमम जो है 21% सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो एट द रेट फिक्स्ड अंडर बायलॉ नंबर 70 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर मेंबर, जो डिले पेमेंट हो रहा है, ड्यू डेट के बाहर जा रहा है उससे बायलॉ नंबर 70 के हिसाब से। तो बायलॉ नंबर 70 में क्या प्रोविजन है थोड़ा आगे भी हम देख रहे हैं, फिर यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ। बायलॉ नंबर 70 का प्रोविजन ऐसा है, द सिंपल इंटरेस्ट एट 21% पर एनम और एट सच लोअर रेट एज मे बी फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी। यहाँ भी देखो ये 21% आपको फिक्स नहीं बोला है, 21% का सीलिंग डाला है। तो 21% सिंपल इंटरेस्ट आप लगा सकते हैं और सच लोअर इंटरेस्ट, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या रहेगा वो उसका रिजोल्यूशन जनरल बॉडी में स्पेसिफिकली पास होना जरूरी है। आप 21% भी आपको लगाने का है तो उसका भी रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, नहीं तो फिर रजिस्ट्रार ये केसेस रिजेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट बोलते कि नहीं आपने रिजोल्यूशन पास नहीं किया तो आप लगा नहीं सकते। तो आपको 21% भी लगाने का है, तो बायोलॉजी में दिया है तो हम 21% लगाएंगे ऐसा मत सोच के चलिए। 21% भी लगाने का है तो इंटरेस्ट चार्जेस है, बाकी के चार्जेस लगाने के रिजोल्यूशन पास किए जाते, वैसा इंटरेस्ट चार्ज करने का भी रिजोल्यूशन पास कीजिए जनरल बॉडी मीटिंग में। तो आप 21% डिसाइड कीजिए या 21 से कम डिसाइड कीजिए, लेकिन 21% से ज़्यादा आप जनरल बॉडी के अप्रूवल से भी नहीं लगा सकते। जैसे क्या दे इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट एट 21% पर एनम और एट सच लोअर रेट एज मे बी फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी। तो ये हो गया इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट। समझो आपके सोसाइटी की तरफ से बिल्डिंग बांधी है और सोसाइटी ने फ्लैट्स अलॉट किए, वो टाइम लोन अगर निकाला है तो फिर ये लोन के बारे में ये आता है। आप वही इंडिविजुअल जो लोन ले रहे हैं उसका कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह आप सोसाइटी को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी पूरी बिल्डिंग बांध के कर्जा निकाल के लोन निकाल के
फिर उसका ईएमआई क्या भरना पड़ेगा, वो आपके ऊपर चार्ज करेगी और वो ईएमआई का अमाउंट आपको भरना पड़ेगा जो बैंक आपको चार्ज कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चार्ज कर रही है। मतलब फाइनेंशियल एजेंसी जो ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट आपको चार्ज कर रही है वो आपको सोसाइटी को पे करना पड़ेगा, फिर सोसाइटी सबका पेमेंट वो फाइनेंशियल एजेंसी को करेगी। ये हालांकि अभी तक अभी जो है अभी ये ज़्यादा नहीं है, लोग हम बिल्डर से ही परचेस करते हैं, हम लोन हमारे कैपेसिटी पे लेते हैं और हम बाहर का बाहर लोन रीपे करते हैं। सोसाइटी के बिल में ये आने का अभी कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। आगे है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कभी लगाए जाते हैं, खास करके जब भी आप फ्लैट आपका लिव एंड लाइसेंस पे देते हो, लीज बेसिस पे देते हो, रेंट बेसिस पे देते हो, पेइंग गेस्ट भी रखते हो। ध्यान में रखिए, आपने आपके घर में पेइंग गेस्ट भी रखा है, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन क्लियर सर्कुलर है कि पेइंग गेस्ट भी आपने रखा, भले आप भी रह रहे हैं, आपका पेइंग गेस्ट भी रह रहा है, वो भी आपका दैट विल अट्रैक्ट दिस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। मतलब पेइंग गेस्ट को भी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस एप्लीकेबल है। फ्लैट देखो, लीज पे देना, लिव एंड लाइसेंस पे देना, रेंट पे देना, पेइंग गेस्ट रखना वगैरह, मतलब आपका फ्लैट थोड़ा सा कमर्शियल टाइप यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, उसमें से पैसा कमा रहे हो। इसीलिए एक सोसाइटी को कुछ तो अमाउंट उसमें से जाना चाहिए करके नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाने का लिबर्टी दिया है सोसाइटीज़ को। इसके बारे में भी काफ़ी सारे लिटिगेशंस में मामले बहुत सारी कुछ सोसाइटी बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाती थी, तो वो चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि उसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट हो गई, काफ़ी मैटर लिटिगेशन में गई। ये भी मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गए और बहुत सारा सोसाइटी का एक कलेक्टिव डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वह एक आप रीजनेबल अमाउंट लगाओ जो वो फ्लैट जो ओनर है, यूनिट होल्डर है, उसको अफोर्ड वो कर सके, और एक यूनिफॉर्मिटी रखो आप सबको। क्योंकि क्या है, आप वो जो भाड़े पे दिया जा रहा है वो सिर्फ क्या आपकी सोसाइटी के सर्विसेज वगैरह यूटिलाइज करेगा, बाकी का तो सब खर्चा जो है या मेंटेनेंस के चार्जेस जो है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर चार्जेस है, जो बाकी के खर्चे वो इंडिविजुअल मेंबर ही कर रहा है। तो बाकी का जो कॉमन खर्चे के बारे में आप सोच के तो उसको एक रीजनेबल अमाउंट लगाओ। और बाद में एक नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने, वो नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया है कि कोई भी सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है वो जो सर्कुलर है वो 1 अगस्त 2001 का है, 1/8/2001 का जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर में ऐसे मेंशन किया है कोई भी सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है वो नॉट मोर देन 10% ऑन सर्विस चार्जेस लगाएगी। मतलब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाने का है, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर लगाने का है तो जो सर्विस चार्जेस का कंपोनेंट आ रहा है, मतलब सबको जो सर्विस चार्जेस इक्वली सब में डिवाइड हो रहा है, वो सर्विस चार्जेस के अमाउंट के ऊपर 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस सोसाइटी ले सकती है अगर आपने आपका फ्लैट भाड़े पे वगैरह दिया है तो अभी समझो कि आप सर्विस चार्जेस जो है 5000 पे करें। अभी समझो, अभी एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज आई एम पेइंग मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 8000 रुपये में पे कर रहा हूँ, तो 8000 में समझो मेरा 5000 जो है वो मेरे सर्विस चार्जेस सोसाइटी मेरे ऊपर लगा रही है। तो मेरे ऊपर अगर 5000 लगा रही है सर्विस चार्जेस, तो सबके ऊपर 5000 ही लग रहा है, फ्लैट छोटा हो या बड़ा हो, सबके ऊपर 5000 ही लग रहा है सर्विस चार्जेस, बाकी का थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो अभी मुझे 5000 मेरा अगर सर्विस चार्जेस का अमाउंट आ रहा है टोटल, तो उसके ऊपर मेरे सोसाइटी ने समझो डिसाइड किया कि 10% हम नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाएंगे और मैंने मेरा फ्लैट भाड़े पे दिया है, तो 5000 के ऊपर मुझे 10% भरना पड़ेगा, वो आएगा 500 रुपये। तो हर महीना सोसाइटी मुझे ज़्यादा पैसा कितना लेंगी, अंडर द हेड नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 500 लेंगी एट द रेट ऑफ 10% ऑन 5000 रुपीज़। तो ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है उसका। और ये भी क्या होता है, सर्विस चार्जेस का अमाउंट भी जो है ना, ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का अमाउंट भी जो है ना वो इक्वल आता है सबके ऊपर। मतलब जो लोगों ने फ्लैट भाड़े पे दिया है वो सब इक्वली भरेंगे, क्योंकि सर्विस चार्जेस का बेस जो है वो अमाउंट अगर इक्वल है तो उसके ऊपर आने वाला 10% भी इक्वल है। लेकिन ये 10% मैक्सिमम है, आप जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके उसको आप कम भी ले सकते हो। आपको 10% भी लगाने का है तो भी आपको जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्जेस जो है ना उसमें देखो नॉट लेस देन नॉट मोर देन ऐसा मेंशन किया, तो मतलब आपको अमाउंट फिक्स करना ही पड़ेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा वो फिक्स करना पड़ेगा। आगे जो है इंश्योरेंस चार्जेस, देखो इंश्योरेंस जो आपके पूरे बिल्डिंग का निकाला जाता है, तो उसके बेस सीधा है कि बिल्डिंग के ऊपर मतलब वो एरिया आ गया, एरिया में वो बिल्डिंग में आपका अगर फ्लैट बड़ा है,
बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से थोड़ी बिल्डिंग बड़ी हो गई है, किसी का फ्लैट छोटा है तो बिल्डिंग मतलब ऐसा है। तो ये जो इंश्योरेंस चार्जेज जो है वो बिल्टअप एरिया के बेसिस पे लगाए जाते हैं। जो भी देखो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते टाइम वो इंश्योरेंस वाला आएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, फिर आपको एक वो एनुअल जो है उसका प्रीमियम का अमाउंट बताएगा। तो एनुअल प्रीमियम या हाफ ईयरली प्रीमियम जो भी है समझो, वो प्रीमियम का अमाउंट मेंबर्स में डिवाइड हो जाएगा, मेंबर्स के फ्लैट का जो एरिया है बिल्टअप एरिया के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, और बिल्टअप एरिया के बेसिस पे सब मेंबर्स को शेयर करना पड़ेगा। अभी कैसा होता है, कोई कोई मेंबर की वजह से किधर से डैमेज होता है और उसकी वजह से समझो प्रीमियम बढ़ाया जाता है। तो ऐसे टाइम में प्रोविज़न क्या किया है कि जिसकी कारण ये प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है, वो ज़्यादा प्रीमियम जो भी लगेगा वो कंसर्न जो है रिस्पॉन्सिबल फ्लैट ओनर जो उससे लेने का। देखो इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में क्या प्रोविज़न है बायोलॉज में, बेसिस क्या है, द बिल्टअप एरियाज ऑफ ईच फ्लैट लेने का है, प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू टू स्टोरिंग any specific goods in any flat used for commercial purposes, the extra burden of the insurance premium shall be shared by those who are responsible for such increased premium in proportion of the built up area of their flats। मतलब जो प्रीमियम कोई मेंबर के कारण से प्रीमियम अगर बढ़ रहा है क्योंकि वो कुछ ऐसे गुड्स शेयर कर रहा है जिसमें सोसाइटी को बिल्डिंग को डैमेज हो सकता है, डेंजर हो सकता है, तो उसके बेसिस पे समझो कोई इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा का प्रीमियम लगा रही है और वो मेंशन कर रही है अपने प्रीमियम अमाउंट में, तो वो जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा का वो कंसर्न मेंबर से आपको वसूल करने का है उनके बिल्टअप एरिया के बेसिस पे। ये हो गया इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। बाकी लीज रेंट है, समझो आपके सोसाइटी की जो लैंड है वो लीज बेसिस पे, तो जो भी लेजर रहेगा जिसने लैंड लीज पे दिया है उसको आपको लीज रेंट देना पड़ता है। म्हाडा का लैंड है, एमआईडीसी का लैंड है, सिडको का लैंड है, जो भी लैंड है या प्राइवेट लीज है, तो लीज रेंट जो देना पड़ेगा वो लीज रेंट भी मेंबर से वसूल किया जाएगा, और वो लीज रेंट को भी बिल्टअप एरिया ए बेसिस है, क्योंकि ज़्यादा आप जगह यूज़ कर रहे हैं तो रेंट लीज रेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका बेसिस द बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लैट और ईच यूनिट बेसिस है लीज रेंट के लिए अगर है तो। नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स मतलब एनए टैक्स, एनए टैक्स का भी वही बेसिस है क्योंकि वो एनए किया है तो लैंड का एनए किया है तो लैंड का एरिया जो है वो मतलब बड़ा फ्लैट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से लैंड ज़्यादा लग रहा है ऐसा। तो नॉन एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसका भी बेसिस है द बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लैट और यूनिट। आगे आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। आपके सोसाइटी में आपके मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स को या स्टाफ को, वर्कर्स को या स्टाफ को अगर आपको कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने का है तो उसके बारे में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेशंस आपको रखने पड़ेंगे, और उसके लिए बाकायदा ऑफिशियली आप हर मेंबर से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड चार्ज कर सकते हो और रिकवर कर सकते हो। उसका बेसिस क्या दिया है, ₹10 पर फ्लैट या पर यूनिट पर मंथ, मतलब आप हर महीना हर यूनिट के पीछे, हर फ्लैट के पीछे ₹10 आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड का चार्ज कर सकते हो। मतलब आपका बिल मंथली है तो ₹10 लगाओ, आपका बिल क्वार्टरली है तो ₹30 लगाओ, क्योंकि क्वार्टरली में 3 महीने में एक बार बिल निकलता है। आपका बिल हाफ ईयरली है तो ₹60 लगाओ, 6 महीने में एक बार निकलता है। अब आपका बिल अगर एनुअली आप निकाल रहे हो तो ₹120 लगाओ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, दैट इज़ अलाउड नाउ। और ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड सोसाइटी में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेशंस रख के उसके लिए खर्चा करने का है, तो एवरी ईयर ये पैसा खर्चा करने का जमा होता है। तो अगर आपने नहीं किया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेशंस आपने सोसाइटी में नहीं रखे, तो आपका ऑडिटर है वो क्वेरी निकालेगा, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि आपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेशंस क्यों अरेंज नहीं किया और ये फंड यूटिलाइज क्यों नहीं किया। तो पैसा निकालो और उसको खर्चा भी करो, लोगों को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे दो कोऑपरेटिव का। आगे जो है इलेक्शन फंड, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, या कभी बीच में कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, बीच में भी इलेक्शन हो जाएगा। जब भी इलेक्शन हो जाएगा वो इलेक्शन फंड जो है वो सोसाइटी के पैसे में से खर्चा किया जाएगा, सोसाइटी के फंड्स में से खर्चा किया जाएगा। अभी एजुकेशन फंड जो है पूरे सोसाइटी के लिए खर्चा किया जा रहा है, सोसाइटी का कमेटी का इलेक्शन के लिए, तो उसको कॉमन एक्सपेंसेस माना जाएगा, लेकिन वो हर महीने नहीं आता है। इसलिए जब ये आता है तभी अगर मेंबर्स के बिल में चार्ज करने का है तो वो इक्वली करो। तो इलेक्शन फंड जो है इक्वली बाय द मेंबर्स एंड एज प्रिस्क्राइब बाय इलेक्शन अथॉरिटी इन द रूल्स। ठीक है, इलेक्शन अथॉरिटी जो बताएगी वो आप सब मेंबर्स के बीच में, यूनिट के बीच में इक्वली डिवाइड करो।
क्योंकि वो 5 साल में वगैरह आता है, तो इसलिए आपका जो बाकी का सर्विस चार्जेस में अगर कुछ पैसा बच रहा है उसमें से भी आप कर सकते हो। ये इलेक्शन फंड चार्ज करना ही चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो खर्चा नहीं होता है। फिर भी आप लगाना चाहते तो इक्वली लगाओ सबको। फिर एनी अदर चार्जेस जो है, वो एनी अदर चार्जेस का एक स्कोप रखा है। वो अगर लॉफुल है कि लगाना ही चाहिए, लॉफुल है, ऐसे चार्जेस आप दूसरा कोई हेड के अंडर लगा सकते हो। उसके लिए आपको जनरल बॉडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एनी अदर चार्जेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो जनरल बॉडी मीटिंग से दूसरे कोई चार्जेस लगा सकते हो। लेकिन ये चार्जेस लगाते टाइम एक ध्यान रखो कि ये चार्जेस जो है, जो बायलॉज का प्रोविजन है, एक्ट का प्रोविजन है, मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का प्रोविजन, रूल्स का प्रोविजन, गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं उसके वायोलेशन में नहीं होना चाहिए। उसमें जो प्रिस्क्राइब किया उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक जो भी चार्जेस ऑर्डर लगाना चाहते हो एक रैशनल रीजनेबल कानून के दायरे में बैठ के लगा दीजिए। ये हो गया बायलॉ नंबर 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा बेसिस दिया है सोसाइटी का। बिल में आपने जो चार्जेस लगाने का है सोसाइटी ने, उसका बेसिस क्या है। देखो, ये स्ट्रिक्टली ये बेसिस फॉलो करने का है और बिल में चार्जेस लगाने का है। खुद सोसाइटी कुछ अलग से डिसाइड नहीं कर सकती है। और जो चार्जेस लगाएंगे वो चार्जेस का रिजोल्यूशन आप जनरल बॉडी मीटिंग में पास करा के लीजिए। इंटरेस्ट भी लगाने का है तो उसका भी रिजोल्यूशन पास करा के लीजिए। बायोलॉजी में दिया 21%, हम 21% लगाएंगे ऐसा चलेगा नहीं, उसका स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। तो उसके बाद आता है बायलॉ नंबर 66B में। अभी ये जो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी रिजोल्यूशन पास करके, जो जनरल बॉडी क्या एक रेट पास करेगी या अमाउंट पास करेगी, लेकिन वो हर फ्लैट के लिए अपॉर्शन करना जरूरी है। तो हर फ्लैट का बिल बनाते टाइम हर फ्लैट पे वो जनरल बॉडी ने जो डिसीजन लिया उसके बेसिस पे हर फ्लैट के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर ये चार्जेस अपॉर्शन करने का जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर डाला है बायलॉ नंबर 66B में। वो बायलॉ नंबर 66B क्या बोलता है, द कमिटी शैल फिक्स in respect of every flat the society charges on the basis laid down under the bylaw number 66A। मतलब bylaw number 66A में जो चार्जेस का बेसिस दिया उसके बेसिस पे जनरल बॉडी में रिजोल्यूशन पास करके हर फ्लैट के लिए ये चार्जेस फिक्स करना, दैट फिक्सेशन ऑफ चार्जेस बोलेंगे उसको। तो ये कमेटी, ये जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की है और उसके बेसिस पे फिर क्या हो जाएंगे, हर फ्लैट के अलग अलग बिल्स निकल जाएंगे और अरेंज किए जाएंगे और हर फ्लैट को इशू किए जाएंगे। तो अभी इसके बाद अभी मतलब चार्जेस फिक्स हो गए, हर फ्लैट के लिए फिक्स हो, मतलब चार्जेस डिसाइड हो गए जनरल बॉडी में, हर फ्लैट के लिए फिक्स किए, हर फ्लैट के लिए ऊपर बिल भी रेज हो गया, फ्लैट ओनर को बिल इशू हो गया। तो अभी जिम्मेदारी आता है कंसर्न फ्लैट या यूनिट होल्डर का टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ द सोसाइटी चार्ज। तो पेमेंट्स ऑफ द सोसाइटी चार्जेस के बारे में बायलॉज में प्रोविजन है, बायलॉ नंबर 68 में प्रोविजन है पेमेंट्स ऑफ द सोसाइटी चार्जेस। ये बायलॉ नंबर 68 क्या बोलता है, द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी शैल प्रिपेयर बिल या डिमांड नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द सोसाइटी पेएबल बाय द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द बायलॉ जो डिसाइड हो गया, एंड इशू द सेम टू ऑल द मेंबर्स ऑन और बिफोर द डेट फिक्स्ड बाय द कमिटी इन दैट बिहाफ। मतलब बिल कौन से डेट को निकालने का, कौन सी डेट को इशू करने का, ये डेट कमिटी डिसाइड कर सकती है। फिर भी जनरल बॉडी में डिसाइड करेंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन कमिटी को पावर दिया। उसके बाद एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी शैल पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल या डिमांड नोटिस इन फुल विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमिटी। तो ड्यू डेट जो है वो भी फिक्स करने का पावर जो है ये बायलॉ नंबर 68 ने कमेटी को दिया है। फिर भी आप ये जनरल बॉडी का डिसीजन से ही करो, अच्छा रहेगा, उसको ज़्यादा सब मिलेगा बैकिंग। तो हर मेंबर का जो, देखो सेक्रेटरी बिल प्रिपेयर करेगा जो बेसिस पे बिलिंग होना है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी जो डेट को बिल रेज करके इशू करने का वो डेट को करेगा, उसके बाद वो बिल में जो ड्यू डेट मेंशन किया गया है, जो कमिटी ने डिसाइड किया है, जनरल बॉडी ने डिसाइड किया जैसा भी, तो वो ऑन और बिफोर दैट ड्यू डेट एवरी फ्लैट ओनर का जिम्मेदारी क्या है कि वो बिल का पेमेंट फुल करने का। अगर किसी को किसी में इसके ऊपर अगर डिस्प्यूट है तो कमेटी को लेटर लिखे, कमेटी बोली नहीं हमने ये ठीक है,
तो फिर उसको अगर किसी अमाउंट के ऊपर अगर कुछ जो ये है उसको ऑब्जेक्शन है और जनरल बॉडी का डिसीजन से अगर वो लगाया जा रहा है तो फिर वो मेंबर को उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में उसको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बॉडी का डिसीजन है। जनरल बॉडी के डिसीजन रजिस्ट्रार के पास चैलेंज नहीं किए जा सकते, वो कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर है सही ढंग से तो हर एक मेंबर ने आपके बिल का अमाउंट, उनके बिल का अमाउंट जो है, हर एक के बिल का अमाउंट पेमेंट जो है वो फुल पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो है बिल के ऊपर लिखी जाती है, वो ड्यू डेट के ऑन और बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट करना हर एक की जिम्मेदारी है। आगे जो प्रोविजन, अगर कोई समझो पेमेंट करता है नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आगे क्या करने का, उसके बारे में मैनेजिंग कमेटी को टाइम टू टाइम रिव्यू लेने का है। ड्यू डेट जैसा खत्म होता है उसके बाद मैनेजिंग कमेटी खास करके सेक्रेटरी को उसका रिव्यू लेना पड़ेगा, और जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कमेटी के सामने एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो इसके बारे में प्रोविजन है बायलॉ नंबर 69 में है। बायलॉ नंबर 69 प्रोवाइड्स फॉर रिव्यू ऑफ पेमेंट और डिफॉल्ट केसेस ऑफ सोसाइटी चार्जेस, पेमेंट या डिफॉल्ट केसेस के बारे में रिव्यू लेने का। तो अगर ए मेंबर शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द चार्जेस ऑफ द सोसाइटी if the payment mentioned in the demand notice or bill is not made within the period as prescribed under section 70। ठीक है, जो डेट को उसने पेमेंट करना चाहिए वो डेट को पेमेंट अगर नहीं किया तो उसने डिफ़ॉल्ट किया ऐसा माना जाएगा। अभी डिफ़ॉल्टर का डेफिनेशन जो किया है एक्ट में, उसमें ऐसा लिया है कि सोसाइटी ने बिल रेज किया, डिमांड नोटिस रेज किया, जो लेटर सोसाइटी ने इशू ये किया, तो उसके बाद 3 महीने के अंदर कोई मेंबर पेमेंट नहीं करता है तो उसको डिफॉल्टर माना जाएगा। खास करके ऐसे डिफॉल्टर्स लोगों के केसेस, मतलब 3 महीने तक वेट करके उसके बाद उनके ऊपर कुछ एक्शन लेने का वगैरह, इसके बारे में कमेटी में डिस्कशन करेगा और सेक्रेटरी जो है सब रिपोर्ट सबमिट करेगा। द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी शैल ब्रिंग द केसेस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द सोसाइटी चार्जेस टू द नोटिस ऑफ द कमिटी फॉर टेकिंग फर्दर नेसेसरी एक्शन। ये कमिटी के सामने रखा जाएगा और सेक्रेटरी का काम है रखने का कि हुआ ये लोग, ये पर्टिकुलर फ्लैट ओनर्स है वो बिल का पेमेंट नहीं कर रहे, अभी 3 महीना होके गया, ये 3 महीना होके गया, वो फिर भी उसके पेमेंट नहीं करे, उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उनको बताया समझाया, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो 3 महीने के बाद कमेटी के सामने रखने का, क्योंकि 3 महीने के बाद उनको डिफॉल्टर माना जाएगा और उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करने का इसका भी डिसीजन जो है कमेटी में लिया जाएगा। आगे क्या प्रोविजन है उसमें 69B में, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मेंबर इन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस द कमिटी शैल इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 154B29 ऑफ द एक्ट। मतलब उनके अगेंस्ट ये जो रिकवरी का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 154B29 अभी नया प्रोविजन है, वो प्रोविजन के अंडर ये जो डिफॉल्टर्स है उनके अगेंस्ट रिकवरी का एक्शन लिया जाएगा और उसके बारे में मैनेजिंग कमेटी में डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाएगा। तो ये रिव्यू है डिफॉल्ट, खास करके जो लोग कर रहे हैं पेमेंट में, उनका रिव्यू लेके आगे क्या एक्शन लेने का वो सब डिसाइड किया जाएगा मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में। ये जो प्रोविजन है बायलॉ नंबर 69 में है। और बायलॉ नंबर 70 जो है दैट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अभी इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट जो है बायलॉ नंबर 70 में क्या लिखा है, जैसा मैंने बोला कि ड्यू डेट रहता है, ड्यू डेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा तो उसके बाद उसको पेमेंट सोसाइटी के ड्यूज पे करने में डिफॉल्ट किया ऐसा माना जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये इंटरेस्ट का परसेंटेज भी जो है पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट वो जनरल बॉडी में आपको डिसाइड करने का है। तो ये बायलॉ नंबर 70 इंटरेस्ट के बारे में क्या प्रोवाइड करता है, अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 21% पर एनम और एट सच लोअर रेट एज मे बी फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी ऑन द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द सोसाइटी फ्रॉम द डेट द अमाउंट वॉज ड्यू एज प्रिस्क्राइब्ड, जो तारीख को देना था, टिल फुल एंड फाइनल पेमेंट बाय द मेंबर। फुल एंड फाइनल पेमेंट करने तक उसके ऊपर क्या किया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 21% पर एनम और सच लोअर रेट उसको चार्ज किया जाएगा और उसके हिसाब से क्या करने का है, उसके बिल में वो इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो आगे उसको वो इंटरेस्ट का पेमेंट करने का है। ये जो प्रोविजन था दैट वाज अबाउट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आई थिंक कि आज अभी जो हमने डिस्कस किया वो सोसाइटी के चार्जेस के बारे में सब था, इंटरेस्ट तक हम आ गए, ठीक है। तो ये दिस आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट
चार्जेस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। तो आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है सबको समझ में आ गया होगा। तो नाउ आई स्टॉप हियर। आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।